जय भीम दोस्तों। भारत में होली का पर्व बड़े धूमधाम उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी और अधर्म का साथ देने वाली होलिका अग्नि में जलकर नष्ट हो गई थी। पर हमने यह सिद्ध किया है कि यह पूरी कहानी काल्पनिक और मनगढ़ंत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। साथ ही हम चंद्रशेखर आज़ाद के उस ऐतिहासिक बयान का भी जिक्र करेंगे जो होली के पीछे छिपे मनुवादी षड्यंत्र की पोल खोलता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर भी देख लेते हैं। लगभग 2500 साल पहले ईरान में प्राकृतिक आपदाओं ने वहां के लोगों को संकट में डाल दिया था। इसके चलते वहां के अनेक लोग, जिन्हें आर्य कहा जाता था, अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों की ओर पलायन कर गए। कुछ आर्य भारत भी आए। उस समय भारत को समृद्ध और उन्नत देश माना जाता था, जिसे सोने की चिड़िया और विश्वगुरु कहा जाता था। जब आर्यों ने यहाँ की शासन प्रणाली और संपन्नता देखी तो उन्होंने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने की योजना बनाई। भारत में प्रवेश करने के बाद आर्य सीधे युद्ध करने की बजाय छल कपट का सहारा लेने लगे। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने लगे। लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करने लगे। यहाँ के शक्तिशाली शासक राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत वीर और पराक्रमी सम्राट थे। आर्य ने उनकी सीधी टक्कर लेने के बजाय उनके परिवार के भीतर फूट डालने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा के पुत्र प्रहलाद को अपनी संगति में लेकर धीरे धीरे उसे अपने पक्ष में कर लिया। आर्यों की कुटिलता के चलते प्रहलाद अपने ही पिता का विरोध करने लगा। राजा हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद आर्यों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका। अंततः राजा को उसे राज दरबार से बाहर करना पड़ा। इससे आर्य और राजा के बीच का संघर्ष और गहरा हो गया। समय बीतने के साथ राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। विवाह का दिन निश्चित हुआ, लेकिन उसी दिन होलिका किसी कारणवश परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके भतीजे प्रहलाद की अनुपस्थिति में उसका विवाह संपन्न हो। इस कारण वह रात में प्रहलाद को खोजने निकली और खोजते खोजते आर्यों के ठिकाने तक पहुंच गई। उस रात चांद की रोशनी में राजश्री वस्त्र पहने होलिका अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। जब आर्यों ने उसे वहां देखा तो उन्होंने राजा से अपनी शत्रुता का बदला लेने के लिए उसके साथ घिनौना कृत्य किया। शराब के नशे में धुत आर्यों ने न केवल होलिका का अपमान किया, बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी कर दी। इसके बाद इस अपराध को छिपाने के लिए रात में ही उसके मृत शरीर को जलाने की योजना बनाने लगे। यही कारण है कि आज भी होलिका दहन रात में ही किया जाता है। जब होलिका समय पर वापस नहीं लौटी तो राजा ने उसकी खोज में अपने सैनिकों को भेजा। जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ गई कि होलिका की हत्या कर दी गई थी। जब यह समाचार दरबार तक पहुंचा तो वहां मातम छा गया। विवाह की सारी तैयारियां रुक गई और बारात वापस लौटने ही वाली थी कि होलिका के जलाए जाने के स्थान का पता चल गया। राजा और प्रजा इस कुकृत्य से आक्रोशित हो उठे। उन्होंने अपराधियों को पकड़कर दरबार में लाया गया, जहां उनके चेहरे पर काली पोती गई। इसी घटना की याद में आज भी लोग एक दूसरे के चेहरे को रंगते हैं। राजा ने उन अपराधियों के माथे पर अबीर शब्द लिखवाया, जिसका अर्थ होता है कायर। धीरे धीरे यह शब्द अबीर से अबीर में बदल गया, जिसे आज भी होली के रंगों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अमानवीय कृत्य का प्रतिशोध लेने के लिए आर्यों ने चलकर प्रहलाद की सहायता से राजा हिरण्यकश्यप की हत्या करवाई। विष्णु नामक एक आर्य ने सिंह का मुखौटा पहनकर छल पूर्वक राजा का वध कर दिया। इस ऐतिहासिक सच्चाई को छुपाने के लिए
ब्राह्मणों ने एक छोटी झूठी कहानी गढ़ दी जिसमें उन्होंने इसे अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में प्रस्तुत किया। वे नहीं चाहते थे कि भविष्य की पीढ़ियां इस सत्य से परिचित हों, इसलिए उन्होंने एक मनगढ़ंत पौराणिक कथा का प्रचार किया और इसे धार्मिक रंग दे दिया। जिस समाज के पास अपना इतिहास नहीं होता वह कभी भी शासक नहीं बन सकता। इतिहास प्रेरणा देता है, प्रेरणा से जागरूकता जन्म लेती है, जागरूकता से सोच विकसित होती है, सोच से शक्ति मिलती है और शक्ति ही शासक बनाती है। होली वास्तव में एक जश्न का पर्व नहीं बल्कि एक महिला के साथ हुए अन्याय और नारी के अपमान का प्रतीक है। किसी भी सभ्य समाज में महिलाओं के अपमान को उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए। हम आपसे अपील करते हैं कि अपने असली इतिहास को पहचानें और इस त्यौहार का बहिष्कार करें। आप कमेंट में हमें बताएं कि कितने लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और इस त्यौहार को ना मानने का संकल्प लेते हैं। अब हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का मानना है कि भारतीय समाज में त्योहारों को केवल धार्मिक आस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उनके ऐतिहासिक और सामाजिक पहलुओं की भी जांच होनी चाहिए। वे कहते हैं कि समाज को जागरूक होना चाहिए और हर परंपरा को तर्क की कसौटी पर रखना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद विशेष रूप से उन त्योहारों की आलोचना करते हैं जो शोषण और दलित वर्ग के खिलाफ बनाई गई कहानियों के आधार पर मनाए जाते हैं। वे कहते हैं कि समाज को यह समझने की जरूरत है कि जिन घटनाओं को धार्मिक चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वे असल में किसी न किसी ऐतिहासिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती हैं। होली के संदर्भ में भी वे कहते हैं कि यह सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि इसके पीछे एक दर्दनाक इतिहास छिपा है। समाज को इस पर्व की असली सच्चाई को समझना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी भी परंपरा का पालन नहीं करना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर किसी त्यौहार में किसी नारी के अपमान या शोषण की कथा जुड़ी हुई है तो ऐसे त्यौहार को खुशी का प्रतीक नहीं माना जा सकता। चंद्रशेखर आज़ाद अपने आंदोलन और भाषणों में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वे कहते हैं कि जिस समाज में लोग अपने वास्तविक इतिहास से अनभिज्ञ रहते हैं वे कभी भी अपनी पहचान को सशक्त नहीं बना सकते। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने इतिहास को जानें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और उन परंपराओं को छोड़ दें जो समाज में भेदभाव और शोषण को बढ़ावा देती हैं। जो समाज अपने असली इतिहास को भूल जाता है वह हमेशा गुलाम बना रहता है। आर्यों द्वारा रची गई झूठी कहानियों के कारण हमारी पीढ़ियां अपने वास्तविक अतीत से अनजान रहीं और उन्होंने बिना सोचे समझे उन परंपराओं को अपनाया जो वास्तव में उनके ही समाज के खिलाफ थी। आज होली के इस असली सच को जानने के बाद हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इन मनगढ़ंत कहानियों और ढोंगी परंपराओं से खुद को मुक्त करें। हमारे समाज ने सदियों से इस अन्याय सहा है परंतु अब जागरूकता की रोशनी हर दिशा में फैल रही है। हमें ये समझना होगा कि रंगों का यह खेल हमारे पूर्वजों के अपमान की याद दिलाता है और इस उत्सव के रूप में मनाना हमारी पराजय को स्वीकार करना है। यह कोई खुशी का पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और महिलाओं पर हुए अमानवीय कृत्यों का एक प्रतीक है जिसे दृढ़ता से सामाजिक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमारा इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो समाज अपने अधिकारों और अस्मिता के प्रति सजग होता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें ऐसे मिथ को और कहानियों में उलझाकर मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने का प्रयास किया गया। अब समय आ गया कि हम इन षड्यंत्रों को पहचानें और अपने असली गौरवशाली अतीत को स्वीकार करें। यदि हम अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें उन परंपराओं को त्यागना होगा जो हमें कमज़ोर करती हैं और जो हमारे अपमान को ढकने के लिए बनाई गई हैं। सिर्फ आंखें खोलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा, उन्हें उनके वास्तविक इतिहास से परिचित कराना होगा और इस मानसिक दास्तां की जंजीरों को तोड़ना होगा। यह निर्णय हमें करना है, क्या हम झूठे इतिहास में बंधे रहकर अपने पूर्वजों के अपमान को ढोते रहेंगे या फिर इस सच्चाई को स्वीकार करके अपने समाज को जागरूक करेंगे। निर्णय आपका है, लेकिन याद रखिए जो इतिहास से नहीं सीखता वह भविष्य में भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता है। अगर आज भी हम इन झूठी परंपराओं और मिथकों में उलझे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अज्ञानता के अंधकार में भटकती रहेंगी। हमें ये समझना होगा कि गुलामी केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक होती है। जब एक समाज को उसके वास्तविक इतिहास से काट दिया जाता है और झूठी कहानियों के आधार पर उसे नियंत्रित किया जाता है तो वह कभी भी अपनी असली पहचान नहीं खोज सकता। हमें उस साजिशों को पहचानना होगा जिसके माध्यम से हजारों वर्षों से हमारी मानसिकता को
गुलाम बनाए रखा गया। यह सिर्फ होली तक सीमित नहीं बल्कि हर वह परंपरा और त्यौहार जिसे मनवाने के लिए हमें मजबूर किया गया एक गहरी साजिश का हिस्सा है। इनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम अपने असली इतिहास से वंचित रहें और हमेशा एक अधीन समाज बने रहें। आज हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम पुरानी रूढ़ियों को अपनाकर उन्हें झूठी परंपराओं को ढोते रहें जिनके पीछे असली इतिहास को छुपाया गया, या फिर अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग करके इन अंधविश्वासों से खुद को मुक्त करें। जागरूकता और ज्ञान ही वह हथियार है जिसे हम अपनी मानसिक दास्ता को समाप्त कर सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब हम अपने असली इतिहास को जानें और उसके आधार पर अपनी पहचान को पूर्ण स्थापित करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन यह संघर्ष केवल आर्थिक या सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी होना चाहिए। जब तक हम इन झूठी मान्यताओं और परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे तब तक असली आज़ादी नहीं मिलेगी। आज ज़रूरत है इस बात की हम अपने समाज को जागरूक करें, उन्हें सच्चाई से अवगत कराएं और ये प्रण लें हम अपने वास्तविक इतिहास को पुनः स्थापित करेंगे। हमें उन महापुरुषों की शिक्षाओं को अपनाना होगा जिन्होंने समाज को अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमें अपने घर, समाज, अगली पीढ़ी को यह बताना होगा कि किस तरह हमें झूठी कहानियों में फंसाकर गुलाम बनाए रखा गया। यह लड़ाई केवल एक त्यौहार तक सीमित नहीं बल्कि यह मानसिक स्वतंत्रता की लड़ाई है जिसे हमें हर हाल में जीतना होगा। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां भी इस गुलामी में जकड़ी रहेंगी जिसे हमने सहन किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हम जागरूक बने, अपने अधिकारों को पहचानें और अपने इतिहास को पढ़ें ताकि कोई भी हमारी पहचान को मिटा ना सके। सिर्फ एक निर्णय नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत होगी जब एक समाज अपने असली इतिहास को पहचान और उसे पूर्ण स्थापित करने का संकल्प ले लेता है तो कोई भी ताकत उसे गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन इसके लिए सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि ठोस कार्यों से भी बदलाव लाना होगा। हमें अपने ज्ञान तक और शोध के आधार पर उन परंपराओं और मान्यताओं को चुनौती देनी होगी जो हमें भ्रमित करने और कमज़ोर बनाए रखने के लिए थोपी गई हैं। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ इतिहास जानने तक सीमित ना रहें बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमें अपने समाज में जागरूकता फैलानी होगी जिससे हर व्यक्ति यह समझ सके कि वह जिन त्यौहार और परंपराओं को खुशी का प्रतीक मानते आए हैं उनके पीछे असली कहानी कुछ और ही है। हमें अपने परिवार, बच्चों और आसपास के लोगों को शिक्षित करना होगा ताकि वह इन झूठे षड्यंत्रों का शिकार ना बने। यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर होना चाहिए। जब एक समाज अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है तो कोई भी उसे भ्रमित नहीं कर सकता। हमें अपने महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा, उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने समाज को सशक्त बनाना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे साथ जो अन्याय किया गया वह सिर्फ अतीत की बात नहीं बल्कि आज भी अलग अलग रूपों में जारी है। हमें ऐसे हर प्रयास का विरोध करना होगा जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने की कोशिश करता है। इसके लिए हमें संगठित होकर अपनी शिक्षा, ज्ञान और तर्क की शक्ति से इन झूठे नैरेटिव्स को ध्वस्त करना होगा। जब तक हम अपने असली इतिहास को नहीं अपनाते तब तक हम अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े नहीं हो सकते। हमें यह तय करना होगा कि हम अब और अंधविश्वासों और झूठे कथानकों के शिकार नहीं बनेंगे। हमें तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपना भविष्य तय करना होगा। यह सिर्फ एक त्यौहार का मुद्दा नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्वतंत्रता और सामाजिक उत्थान का प्रश्न है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधकार में भटकती रहेंगी। लेकिन अगर हमने हिम्मत दिखाई और सच को अपनाया तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा, एक ऐसा इतिहास जो झूठ और छलावे से मुक्त होगा और जिसमें हमारी असली पहचान झलकती होगी। याद रखिए, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो बदलाव लाते हैं, ना कि उन लोगों को जो झूठी परंपराओं में जकड़े रहते हैं। हमें इस क्रांति का हिस्सा बनना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों पर हम गर्व कर सकें और ये कह सकें कि हमने सच्चाई के लिए संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। होली का त्यौहार भले ही उत्साह और उमंग का प्रतीक माना जाता हो, लेकिन इसका पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस त्यौहार में जिन अप्राकृतिक संसाधनों और रसायनों का उपयोग किया जाता है वह पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं।
हर साल होलिका दहन के लिए लाखों पेड़ों की कटाई की जाती है, जिससे वनस्पति और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई न केवल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि इससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास भी नष्ट होते हैं। इससे जैव विविधता पर पूरा असर पड़ता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है। रंगों के उपयोग से भी पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। होली में इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक रंगों में कई हानिकारक रसायन होते हैं, जैसे सीसा और क्रोमियम, जो जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। जब यह रंग नदियों, झीलों या मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये जलीय जीवों और कृषि भूमि के लिए अत्यंत हानिकारक साबित होते हैं। रासायनिक रंगों का प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ता है, जिससे त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा होली के दौरान पानी की अत्यधिक बर्बादी होती है। रंग खेलने में हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहाया जाता है, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं होता। जल संकट को देखते हुए यह गंभीर मुद्दा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शोर प्रदूषण भी होली के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों में से एक है। तेज संगीत, डीजे और पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे न केवल बुजुर्गों और बीमार लोगों को परेशानी होती है, बल्कि पशु पक्षियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने के बाद जगह जगह प्लास्टिक के पैकेट, पिचकारियों और रंगों के कचरे से भी पर्यावरण को नुकसान होता है। यह अपशिष्ट पदार्थ नदियों, नालों और जल निकायों से मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा मिट्टी की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचाता है। होली के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। होलिका दहन के दौरान भारी मात्रा में धुआं और कार्बन उत्सर्जित होता है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है। इससे दमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए अगर इस त्यौहार के पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। ज़रूरत है इस बात की कि लोग जागरूक बनें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।